हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे 12th बायोलॉजी लेसन 29 रासायनिक समन्वय। इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वह उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। तो इसका पार्ट फर्स्ट मैंने उपलब्ध करवा दिया था, जिसमें 50 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा कर रहे थे। ये पार्ट सेकंड है, जिसमें आज अपन 51 से लेकर लगभग 150 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह पहले ज़रूर देखिए, उसके पश्चात ये वीडियो देखिए। पीआरएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीआरएच एक हार्मोन होता है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म अगर अपने से पूछे तो P4 होता है प्रोलैक्टिन, R फॉर रिलीजिंग और H फॉर हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन होता है पीआरएच का प्रमुख कार्य क्या होता है? यानी कि जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के मोचन का प्रेरण करना। यह इसका मुख्य कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRIH फुल फॉर्म क्या होती है? तो PR का तो हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, IH यानी I का मतलब होता है इनहिबिटिंग और H फॉर हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इसकी फुल फॉर्म मानी जाती है। 54, PRIH का प्रमुख कार्य, यानी कि जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोलैक्टिन के स्त्राव का संदमन करना। इनहिबिन का मतलब होता है संदमन, धीमा करना, रोकना। तो प्रोलैक्टिन का जो स्त्राव होता है इसका कार्य उसको संदमन करने का कार्य माना जाता है। अगला देखिए 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, MSHRH की फुल फॉर्म क्या होती है? MSHRH तो ये होता है M फॉर मेलेनोसाइट, S फॉर स्टिम्युलेटिंग, H फॉर हार्मोन, R फॉर रिलीजिंग और H फॉर हार्मोन। तो MSHRH की फुल फॉर्म बनती है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर अगला देखिए MSHIH आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखो चेंजिंग क्या आ रही है? MSH तो सेम है, यानी कि मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर IH है तो I का अपन ने देखा था क्या होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। तो इसका हो जाएगा पूरा मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। 57, MSHRH का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मुक्त करने का प्रेरण करता है। आरएच तो यह प्रेरण करेगा, और अगर आईएच की अपन बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो है, तो इसमें इनहिबिटिंग आ गया, इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि यह क्या करेगा? स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के स्त्राव को संदमन करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, CRH की फुल फॉर्म क्या होती है? 59 CRH तो ये होती है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या कार्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, CRH का प्रमुख कार्य क्या होता है? CRH जो अभी अपन ने देखा था, यानी कि कार्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन, इसका मुख्य कार्य होता है कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन के स्त्राव को प्रेरण करना। अगला क्वेश्चन 61, LHRH की फुल फॉर्म क्या होती है? LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन इसके कार्य का पूछा गया है, LHRH का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होगा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के मोचन को प्रेरण करना। नेक्स्ट 63, FSHRH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एप का मतलब होता है फॉलिकल, एस का मतलब स्टिम्युलेटिंग, एच फॉर हार्मोन, आर रिलीजिंग और एच हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फिर 64 नंबर का क्वेश्चन, FSHRH का प्रमुख कार्य क्या होता है? FSH जो हार्मोन होता है ना,
उसका प्रमुख कार्य अगर अपन देखें तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है इस हार्मोन का, अगर प्रमुख कार्य अगर अपन देखें एफएसएचए का, तो वह कार्य अपन देखते हैं कि पुट्टी के स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रेरित करना या प्रेरण करना माना जाता है। अगला 65 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना वह देखिए, पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने के आकार की यह ग्रंथि होती है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी रहती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वह अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से किससे जुड़ी रहती है? एक वृंत या इनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या होती है, यह जुड़ी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि की स्थिति देखिए, जो अपना कपाल है, कपाल की स्पिनोइड जो अस्थि होती है के छिछले गर्त सेला टर्सिका में उपस्थित मानी जाती है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि का मानव में व्यास व वजन कितना होता है? तो पीयूष ग्रंथि का व्यास तो माना जाता है 1.3 सेंटीमीटर और वजन होता है 0.5 ग्राम, इसका वजन माना जाता है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि का आकार स्त्रियों व पुरुषों में किसमें बड़ा होता है? तो पीयूष ग्रंथि की अगर अपन बात करते हैं तो स्त्रियों में इसका आकार जो होता है वह बड़ा होता है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि का उद्गम भ्रूण के कौन से स्तर से माना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि का जो उद्गम होता है वह भ्रूण के एक्टोडर्म भ्रूणीय स्तर से होता है। कौन से? एक्टोडर्म। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष जो ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं सबको पता है आपको, क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों को यह क्या करती है, कंट्रोल करने का कार्य करती है। लेकिन पीयूष ग्रंथि किसके द्वारा कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस से होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम बताइए। तो पीयूष ग्रंथि के अन्य नाम देखिए, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसे, या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि किस रंग की होती है? तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि का रंग होता है गुलाबी, गुलाबी रंग की होती है। मानव में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि किस ग्रंथि के नियंत्रण पर कार्य करती है? यानी पीयूष को भी कंट्रोल कौन करता है? पीयूष सब ग्रंथियों कंट्रोल करती है, लेकिन पीयूष को भी जो कंट्रोल करता है वह कौन होता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए उसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 78, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि पर तो नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और बाकी जो भी बची हुई उन पर नियंत्रण कौन करेगा? पीयूष ग्रंथि करेगी भाई। 79, पिट्यूटरी हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होगा या पीयूष ग्रंथि कह सकते हैं। पीयूष ग्रंथि मुख्यतः कितनी पालियों से बनी हुई होती है? तो पीयूष ग्रंथि में 2 पालियां मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि में पाई जाने वाली दोनों पालियों के नाम, एक तो होती है अग्रपाली, एक क्या होती है? पश्चपाली मानी जाती है। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से अपन इसे जानते हैं। अब देखिए, अग्रपाली का अन्य नाम अगर अपने से पूछे तो वह क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। दोस्तों, चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप ये देखना कि इस पार्ट का मैंने पूरा निचोड़ निकाल लिया है इसके अंदर, इन क्वेश्चनों के अंदर। इसलिए आप इन क्वेश्चनों के जितने भी पार्ट आते हैं, 2-3 पार्ट जितने भी मैं क्लियर करवाता हूँ वो क्लियर कर लीजिए, आपका पार्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो अग्रपाली का अन्य नाम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस होता है। अग्रपाली पीयूष ग्रंथि का कितना भाग बनाती है? तो ध्यान रखना, जो एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्रपाली होती है वह टोटल पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाती है। अग्रपाली का निर्माण कौन से स्तर से होता है? अग्रपाली के निर्माण की अगर बात करें तो स्तर होता है एक्टोडर्म से। अग्रपाली किस प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है? तो यह ग्रंथिल जो एपिथीलियम कोशिकाएं होती है ना, उनसे निर्मित होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए 86। अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस कितने भागों में बटा होता है? तो यह मुख्य रूप से 3 भागों में अपन मानते हैं बटा हुआ होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि इसके तीनों भागों के नाम लिखिए। तो तीनों भागों के नाम देखिए, फर्स्ट होता है पार्ट्स ट्यूबरेलिस, सेकेंड पार्ट्स इंटरमीडिया, और थर्ड जो होता है वो होता है पार्ट्स डिस्टेलिस। ये 3 भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट्स ट्यूबरेलिस, सेकेंड पार्ट्स इंटरमीडिया, थर्ड जो होता है वह पार्ट्स डिस्टेलिस से होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में एडिनोहाइपोफाइसिस का कौन सा भाग अस्पष्ट होता है? तो वो होता है पार्ट्स ट्यूबरेलिस, जो भाग होता है वह अस्पष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनोहाइपोफाइसिस का कौन सा भाग कोई भी हार्मोन का स्त्राव नहीं करता है? तो अभी अपन ने देखा था ट्यूबरेलिस जो होता है वह स्पष्ट होता है, और यही वह पार्ट होता है जो किसी प्रकार के हार्मोन का स्त्राव नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट्स ट्यूबरेलिस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पार्ट्स ट्यूबरेलिस कहाँ पाया जाता है? तो पार्ट्स ट्यूबरेलिस जो होता है वृंत के चारों ओर अपन मानते हैं एक कोलर के रूप में यह उपस्थित होता है। पार्ट्स इंटरमीडिया कहाँ पाया जाता है? तो पार्ट्स इंटरमीडिया जो होता है पीयूष ग्रंथि की दोनों पालियों के मध्य स्थित माना जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस के किस भाग द्वारा एक ही हार्मोन का स्त्राव किया जाता है? तो वह होता है पार्ट्स इंटरमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट्स इंटरमीडिया द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो पार्ट्स इंटरमीडिया द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित होता है वह होता है MSH, यानी कि मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, अग्रपालिका कौन सा भाग वाहिनी रहित क्षेत्र होता है? अग्रपालिका कौन सा भाग वाहिनी रहित क्षेत्र होता है? तो वो होता है पार्ट्स डिस्टेलिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग कौन सा माना जाता है? पार्ट्स डिस्टेलिस। पार्ट्स डिस्टेलिस माना जाता है। 96 क्वेश्चन देखिए, पार्ट्स डिस्टेलिस द्वारा कितने हार्मोन का स्त्राव किया जाता है? तो मुख्य रूप से 6 हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग होता है उसे अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग, तो इसे कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्चपाली कहते हैं। पश्चपाली पीयूष ग्रंथि का कितना भाग बनाती है? तो यह 1/4 यानी कि 25% भाग बनाएगी, और 75 कौन बनाती है? अग्रपाली बनाती है। पश्चपाली का विकास किससे होता है? तो पश्चपाली का जो विकास होता है हाइपोथैलेमस के इनफंडिबुलम से मानते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो ये 3 भागों में डिवाइड होता है। अगला देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन, न्यूरोहाइपोफाइसिस के तीनों भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, फर्स्ट होता है पार्ट्स नर्वोसा, सेकंड होता है मध्य इमिनेंस, थर्ड होता है पीयूष वृंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट्स नर्वोसा कहाँ स्थित होता है? तो यह वृंत या इनफंडिबुलम के छोर पर स्थित होता है। मध्य इमिनेंस कहाँ स्थित होता है? तो यह हाइपोथैलेमस के तल पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष वृंत कहाँ स्थित होता है? तो यह मध्य उभार से नीचे की ओर स्थित होता है। आगे देखिए दोस्तों 106 नंबर का जो क्वेश्चन है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का कौन सा भाग हार्मोन का संग्रह करता है? तो वो होता है पार्ट्स नर्वोसा। एसटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एसटीएच यानी अपन देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म देखें तो एस यानी सोमेटो, टी फॉर ट्रोपिक, एच फॉर हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच का अन्य नाम क्या होता है? यह क्या होता है? एक रिलीजिंग एंड वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसे कहते हैं, तो वृद्धि हार्मोन। ग्लूकोनियोजिनेसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोनियोजिनेसिस यानी कि एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण जो होता है उसे अपन
ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का बनना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 111 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपाली जो भाग होता है, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे स्त्रावित किया जाता है। ऊतकों का क्षय तथा वसा के विघटन को किस हार्मोन द्वारा रोका जाता है? तो ऊतक क्षय या वसा के विघटन को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, शरीर की कौन सी अस्थियों पर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का प्रभाव होता है? तो वो होता है महाकायता या अग्राती कायता, महाकायता या अग्राती कायता। रुकिए दोस्तों एक मिनट, शरीर की कौन सी अस्थियों पर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का प्रभाव होता है? तो वह जो लंबी अस्थियां होती है ना, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। 115, शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए सोमेटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्राव होने से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो अल्प स्त्राव से देखो, एक तो बोनापन आता है या सीमन रोग होता है। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृद्धि हार्मोन के अति स्त्राव से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो महाकायता और अग्रातिकायता रोग माने जाते हैं। नपुंसक एवं बांझ व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो इन्हें मिजेट्स के नाम से जानते हैं, मिजेट्स। वयस्क में बोनेपन के कारण कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो उसका कारण होता है दुर्बलता तथा जनन क्षमता में कमी आना। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन की कमी से व्यक्ति बोना रह जाता है, इस बोनेपन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एटिलियोसिस के नाम से जानते हैं, एटिलियोसिस। 121 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाकायता रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? महाकायता जो रोग होता है ना, इसमें हाथ पैर की जो अस्थियां होती है ना, वह क्या होती है? लंबी हो जाती है। कशेरुक दंड झुक जाने को क्या कहते हैं? तो कशेरुक दंड झुक जाने पर जो रोग होता है उसे कहते हैं कुब्बड़ रोग या कुबड़ा रोग कहा जाता है। अग्रातिकायता रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अग्रातिकायता जो रोग होता है ना, उसके कारण अपन कहते हैं जबड़ों की हड्डियां लंबी हो जाती है और गाल की जो अस्थियां होती है वो उभरी हुई दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट, कौन से रोग में हड्डियां लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी हो जाती है? तो वह रोग होता है अग्रातिकायता रोग होता है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से रोग में मनुष्य समय से पहले वृद्ध व कमजोर हो जाता है? तो सीमंड जो रोग होता है उसमें व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही अपन मानते हैं कि बूढ़ा दिखाई देने लग जाता है। 126 क्वेश्चन, कौन से रोग में शरीर की पूर्ण वृद्धि के पश्चात ऊतक जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं? तो वो होता है सीमंड रोग। 127, जीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जी यानी गोनेडो, टी फॉर ट्रोपिन, एच फॉर हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एक 128 नंबर, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नर तथा मादा के किन अंगों को उत्तेजित करता है? तो नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय भाग। गोनेडोट्रोपिन द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। तो एक तो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो होता है, एक ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। एफएसएच पुरुषों में क्या कार्य करता है?
तो एफएसएच जो होता है ना वह शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि करता है और शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 132। एफएसएच मादा में क्या कार्य करता है? तो अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि करता है और एस्ट्रोजन स्त्राव को उत्तेजित करता है। अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्तेजित करता है। किस हार्मोन को गेमिटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है? तो गेमिटोकाइनेटिक जो कारक होता है वह कहा जाता है एफएसएच हार्मोन को, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। एफएसएच को गेमिटोकाइनेटिक कारक क्यों कहते हैं? तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि यह गेमिट या युग्मक निर्माण और उसके विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। 135 नंबर क्वेश्चन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, यानी मैंने पहले पूरा बोल दिया है, एलएच की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होती है। अगला देखिए दोस्तों 136 नंबर, आईसीएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईसीएसएच की फुल फॉर्म होती है आई यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। नेक्स्ट, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का अन्य नाम क्या होता है? तो अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन इसे कहते हैं। अंतराली या लेडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये होती है पुरुषों के टेस्टिस या वृषण भाग में पाई जाती है। अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है एंड्रोजन होते हैं। किस हार्मोन द्वारा नर हार्मोन को स्त्राव के लिए प्रेरित किया जाता है? तो होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अगला देखिए दोस्तों 141 नंबर का क्वेश्चन, एलएच मादा में क्या कार्य करता है? एलएच हार्मोन तो यह अंडोत्सर्ग का कार्य करता है एक तो, और साथ में कार्पस ल्यूटियम के स्त्राव को प्रेरित करता है। एलएच का पुरुषों में क्या कार्य होता है? तो एलएच जो होता है पुरुषों में एंड्रोजन या नर हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इसे गर्भावधि हार्मोन कहते हैं, उसका स्त्राव होता है। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है? टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन। टीएसएच हार्मोन का कार्य लिखिए। तो टीएसएच जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, उसका कार्य होता है थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं नियमन करना। अगला क्वेश्चन देखिए 146 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, टीएसएच का स्त्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? टीएसएच का स्त्राव होता है थायरोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन। थायरोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन। एसीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एसीटीएच तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन। एसीटीएच का स्त्राव कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इसका स्त्राव होता है कार्टिकोट्रोपिन मोचक जो सेल्स ये कार्टिकोटोक कोशिकाओं के द्वारा बने मानते हैं। क्वेश्चन था एसीटीएच का स्त्राव कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो कार्टिकोट्रोपिन, जो कार्टिकोट्रोपिन कोशिकाएं होती है उनके द्वारा माना जाता है। फिर एसीटीएच का स्त्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो यह कार्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन के द्वारा अपन कहते हैं प्रेरित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसीटीएच हार्मोन का कार्य लिखिए। एसीटीएच हार्मोन का कार्य, तो इसका कार्य होता है अधिवृक्क का जो कोर्टेक्स भाग यानी कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है ना, तो उसे एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण करना। एलटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एल फॉर लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। एलटीएच के अन्य नाम क्या होते हैं? तो एलटीएच का अन्य नाम की बात करते हैं तो इसे प्रोलेक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं।
एलटीएच का स्त्राव कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? एलटीएच का स्त्राव कौन सी कोशिका से होता है? तो ये होता है लेक्टोट्रोफ कोशिका, लेक्टोट्रोफ कोशिका द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? जो 154 क्वेश्चन है, किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, या इसे कहते हैं लेक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स प्रेरणा बंसल का भी इसमें बहुत योगदान है, तो कमेंट्स में धन्यवाद ज़रूर दीजिए। तो इससे अगला जो पार्ट होगा उसमें भी मैं लगभग कोशिश करूंगा आपको 100 से 150 तक क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा इस भी बचे हुए लेसन के। आप बस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, जो भी आपको चैनल के माध्यम से सामग्री मिलती है पढ़ने के लिए उसे लगातार पढ़ते रहिए। लेकिन दोस्तों याद रहिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको फ़ायदा बहुत होगा, और ये फ़ायदा अपने यार दोस्तों को ज़रूर दिलाइए। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।